नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 29 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका पेपर हल करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न पहले वीडियो में लिखे, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, एक एसी एमीटर का पठन 22 एम्पियर है, करंट का उच्चतम मान क्या होगा? क्या कह रहा है कि एक कोई मीटर है, एमीटर है जो 22 एम्पियर रीड कर रहा है, तो उच्चतम मान क्या होगा? यानी मीटर का पठन क्या है, आई बराबर क्या कह रहा है 22 एम्पियर। तो आई ये आरएमएस है, तो मैक्सिमम मान क्या होगा, आई मैक्सिमम का मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। देखो क्या होता है कि पिक फैक्टर बराबर क्या होता है, पिक फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम मान यानी उच्चतम मान बट्टा आरएमएस मान। पिक फैक्टर बराबर क्या है, उच्चतम मान बट्टा आरएमएस मान। यहाँ आरएमएस मान दे रखा, उच्चतम मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, पिक फैक्टर का मान कितना होता है 1.414, तो 1.414 बराबर उच्चतम मान बट्टा आरएमएस। आरएमएस कितना दे रखा है 22, तो उच्चतम मान बराबर क्या हो जाएगा, उच्चतम मान बराबर हो जाएगा 1.414 इंटू 22, और 22 को 1.414 से गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है 31.10 एम्पियर। क्योंकि ये एम्पियर में है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा 31.10 एम्पियर। ऑप्शन देखो 20 एम्पियर नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 नहीं, इनमें से कोई नहीं। जो दे रखे हैं वो सभी गलत है, क्योंकि एक्चुअल में कितना आएगा 31.10 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस आमतौर पर उच्च रिसाव प्रतिरोध और विद्युत मशीनरी इंसुलेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? जो दे रखे इनमें से इंसुलेशन प्रतिरोध मापने वाली युक्ति का नाम क्या है, यानी इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने वाली युक्ति क्या होती है, इंसुलेशन मापक उपकरण यानी मेगर। तो ऑप्शन देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, केल्विन डबल ब्रिज नहीं, मेगर सही है, मल्टीमीटर नहीं, एमीटर नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया डी मेगर, सॉरी सी मेगर, यानी राइट आंसर हो गया सी मेगर। अगला क्वेश्चन है, बिजली की माप की 2 वाट मीटर विधि में अगर पावर फैक्टर इकाई है तो, यानी 2 वाट मीटर द्वारा हम शक्ति का मापन कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि यदि शक्ति गुणा का मान इकाई है तो वाट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो देखो इसमें कौन कौन सी 5 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी ये 5 अवस्थाएं, कि यदि शक्ति गुणा का मान इकाई है तो क्या होगा, दोनों वाट मीटरों का पाठ्यांक धन व समान होगा। यदि शक्ति गुणांक और मीटर का पठन शक्ति गुणांक इसमें कह रहा है 1 है, तो दोनों मीटरों का समान व धनात्मक होगा, पाठ्यांक समान और धनात्मक होगा। यानी वाट मीटर का यदि शक्ति गुणांक इकाई है तो दोनों वाट मीटरों का पाठ्यांक समान होगा और धनात्मक होगा। यदि शक्ति गुणांक का मान 0.5 से तो अधिक और इकाई से कम, 1 से कम है, तो मीटरों का पाठ्यांक तो धनात्मक ही रहेगा, परंतु असमान रहेगा, यानी अंतर के साथ असमान धनात्मक है। वाट मीटर का पाठ्यांक असमान धनात्मक रहेगा। जैसे कि मान लो 1 वाट मीटर का पाठ्यांक है 3000 वाट, दूसरे वाट मीटर का पाठ्यांक है मान लो कि 2000 वाट, इस प्रकार से, तो असमान धनात्मक रहेगा। यदि शक्ति गुणांक का मान 0.5 है, तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि 0.5 है तो 1 का तो धनात्मक और 1 का शून्य,
यानी तो 1 वाट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, 1 का शून्य पाठ्यांक, शून्य पाठ, यानी 1 का तो हो जाएगा जो भी पाठ्यांक है, मान लो 1000 या 2000, जबकि 1 वाट मीटर का पाठ्यांक शून्य होगा, यानी दोनों में से किसी 1 वाट मीटर का पाठ्यांक शून्य होगा। किस अवस्था में, शक्ति गुणांक 0.5 की अवस्था में। अगली कंडीशन क्या है, 0 से अधिक और 0.5 से कम। इस अवस्था में क्या होगा, एक का धनात्मक और एक का ऋणात्मक, यानी एक का तो धनात्मक और दूसरे का असमान ऋणात्मक। एक का तो धनात्मक और दूसरा क्या है, ऋणात्मक, अंतर के साथ ऋणात्मक, अंतर के साथ ऋणात्मक। इस कंडीशन में यानी 1 वाट मीटर धनात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है, दूसरा अंतर के साथ ऋणात्मक। क्या इस प्रकार से, मान लो 1 वाट मीटर 2000 वाट दर्शा रहे हैं और दूसरा ऋणात्मक 1000 वाट दर्शा रहे हैं, तो हो गया दोनों का असमान है, एक का धन है दूसरे का ऋण। अब ऋण कैसे दर्शाएगा, इसकी प्रेशर कॉइल के संयोजन अंतर परिवर्तित करने के बाद जो पाठ्यांक धनात्मक दर्शाएगा वो ऋणात्मक में लेंगे हम। तो इस प्रकार की कंडीशन बन रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक 0 से तो अधिक होगा और 0.5 से कम होगा। अगली कंडीशन क्या है, शक्ति गुणांक का मान 0 होगा, किस अवस्था में होगा, एक का धनात्मक और दूसरे का उतना ही ऋणात्मक, यानी एक धनात्मक और दूसरा उतना ही ऋणात्मक, यानी समान, दूसरा अंतर के साथ नहीं, समान ऋणात्मक है, समान ऋणात्मक, यानी एक का धनात्मक और दूसरा समान ऋणात्मक है। जैसे कि मान लो 1000 वाट दर्शा रहा है धन, दूसरा 1000 वाट दर्शा रहा है ऋण, तो दोनों का समान हो गया ना, यानी एक का धन है उतना ही दूसरे का ऋण है, तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, 0। इसमें क्या कह रहा है कि 2 वाट मीटर विधि में अगर शक्ति गुणांक इकाई है तो दोनों वाट मीटरों का पाठ्यांक धनात्मक होगा और समान होगा। ऑप्शन देखो, 1 वाट मीटर का धनात्मक है दूसरे का ऋणात्मक, एक का धनात्मक और दूसरे का ऋणात्मक, यदि ऋणात्मक समान है तो शून्य होगा, ऋणात्मक अंतर के साथ है तो 0 से तो अधिक, 0.5 से कम होगा, तो ये गलत है। बी में क्या है, दोनों वाट मीटरों का धनात्मक पाठ्यांक। अब दोनों वाट मीटरों का धनात्मक, इसमें भी धनात्मक है इसमें भी धनात्मक, यदि समान है तो इकाई, असमान धनात्मक है तो 0.5 से अधिक, 1 से कम है, ये भी नहीं होगा। दोनों वाट मीटरों का ऋणात्मक पाठ्यांक, ये भी नहीं होगा। दोनों वाट मीटरों के पठन का मान एक समान, यानी दोनों वाट मीटरों का पाठ्यांक समान है और धनात्मक है, सही है, यानी डी ऑप्शन से होगा। या तो बी या डी, ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, दोनों वाट मीटरों के पठन का मान एक समान। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्किट में एक अल्टरनेटिंग करंट का अधिकतम मान 10 एम्पीयर है, अगर एमीटर को सर्किट में जोड़ा जाए तो मीटर का पाठन क्या होगा। यानी क्या कह रहा है, कोई एमीटर है जिसका अधिकतम मान, यानी किसी परिपथ है जिसकी सप्लाई का अधिकतम मान है 10 एम्पीयर, तो मीटर को परिपथ में जोड़ रहे हैं तो इसका मान यानी आरएमएस मान क्या होगा, मीटर का पठन क्या होगा। मीटर हमेशा आरएमएस मान का रीड करते हैं, यानी पठन करते हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो किसी अधिकतम मान क्या है, आई मैक्सिमम बराबर है 10 एम्पियर, तो आई आरएमएस बराबर क्या होगा, ज्ञात करना है। तो अभी पहले जो किया था उसका एकदम विपरीत है, कि पीक फैक्टर बराबर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान, या आई है तो आई मैक्सिमम बटा आई आरएमएस। अब मैक्सिमम दे रखी है, आरएमएस ज्ञात करनी है, तो आई आरएमएस बराबर क्या हो जाएगा, आरएमएस बराबर हो जाएगा आई मैक्सिमम का मान कितना है 10 बटा पीक फैक्टर का मान कितना है 1.414, तो 10 में इसका भाग लगाओ तो कितना होगा 0.707, तो 7.07 एम्पियर। तो इसका आरएमएस मान क्या हो जाएगा 7.07 एम्पियर। किसमें है,
ए ऑप्शन में देखो 7.07, तो राइट आंसर हो गया ए 7.07 है। अगला क्वेश्चन है, जब एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा होता है तो इसमें भनभनाट की आवाज उत्पन्न होती है। यह आवाज किसकी वजह से होती है? ट्रांसफार्मर जब काम कर रहा होता है तो इसमें हमिंग की आवाज होती है, और ये हमिंग किस कारण होती है? कोर की कंपनता के कारण। तो ऑप्शन देखो, ए में क्या कोर है? नहीं, नहीं मैग्नेट हानि नहीं, कोर का कंपन सही है। ऑयल की कमी, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर में कंपनता के कारण भनभनाट यानी हमिंग की आवाज होती है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब सिर्फ प्रेशर कॉइल में ऊर्जा प्रवाहित होती है तो एनर्जी मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क का धीमा और सशर्त रोटेशन क्या कहलाता है? यानी जो ऊर्जा मीटर है इसके अंदर करंट कॉइल में यदि धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, केवल प्रेशर कॉइल ही उत्तेजित है और फिर भी मीटर धीरे घूर्णित हो रहा है, मंद विरूपित हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मंद विरूपण या क्रिपिंग त्रुटि कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो एल्यूमिनियम की डिस्क पर छिद्र किए जाते हैं, जो डिस्क होती है इसके ऊपर छिद्र करके इस त्रुटि को हम कम कर सकते हैं। तो इस त्रुटि को क्या कहते हैं? इस त्रुटि को मंद विरूपण या क्रिपिंग त्रुटि या धीरे धीरे बढ़ने वाली त्रुटि भी कह सकते हैं। ऑप्शन देखो, चुंबकीय त्रुटि नहीं, यांत्रिक त्रुटि नहीं, ब्रेक मैग्नेट के कम पावर की वजह से गड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे बढ़ने वाली त्रुटि यानी क्रिपिंग त्रुटि सही है। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, धीरे धीरे बढ़ने वाली गड़बड़ी। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन किस में होता है? यानी यह दोष किस में होता है? यानी ध्रुवण दोष किस में होता है? ध्रुवण दोष क्या होता है कि ये ज्यादातर वोल्टाइक सेल में होता है। तो ऑप्शन देखो किस में है? बी ऑप्शन में देखो, सरल वोल्टाइक सेल। तो राइट आंसर हो गया बी, वोल्टाइक सेल। अगला क्वेश्चन है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है? यानी सेल टाइप ट्रांसफार्मर यानी एक तो कोर टाइप और एक होता है सेल टाइप। कई बार कोर टाइप के बारे में पूछ लेते हैं कि इसमें चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है, कई बार सेल टाइप के अंदर पूछ लेते हैं। तो देखो कि कितनी होती है। सेल टाइप का से क्या हो गया? ई और आई प्रकार की पत्ती, यानी सेल टाइप के अंदर किस प्रकार की पत्तियां होती है? ई और आई प्रकार की पत्तियां होती है। ये तो हो गया सेल टाइप। और सेल प्रकार, एक होता है कोर प्रकार। कोर प्रकार का किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। ये हो गया कोर प्रकार। कोर प्रकार के अंदर यहाँ जो हम कुंडलन है वो लपेटते हैं, ये है कोर प्रकार। तो सेल प्रकार के अंदर हम जो वाइंडिंग करेंगे वो मान लो 3 फेज है, तो तीनों यहाँ पे करेंगे और चुंबकीय पथों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक चुंबकीय पथ तो ये बन जाएगा और एक चुंबकीय पथ ये बन जाएगा। तो चुंबकीय पथों की संख्या पूछिए तो चुंबकीय पथों की संख्या 1 और 2 हो जाएगी, जबकि कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में केवल एक ही पथ बनेगा। तो कोर प्रकार के में पूछ ले तो एक पथ, सेल प्रकार में पूछे तो 2। कई बार इसमें जो ऊर्ध्वाधर मेंबर्स होते हैं, लिंब होते हैं, इनके बारे में पूछ लेते हैं कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो ऊर्ध्वाधर मेंबर्स यानी लिंब वो कितने होते हैं? तो 1, 2 और 3, यानी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, 3 हो गया। जबकि कोर प्रकार में 1 और 2 ऊर्ध्वाधर मेंबर्स या लिंब के बारे में पूछे तो कोर में 2, सेल में 3। चुंबकीय पथों के बारे में पूछे तो सेल में 2 पथ, एक तो ये पथ हो गया और एक ये, कोर में कितना होता है? 1। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो राइट आंसर हो गया 2, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या केबल को यांत्रिक क्षति से सुरक्षित रखता है? यानी केबल को यांत्रिक आघात से सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन देखो, बेंडिंग, शीथ, आर्मिंग, सर्विंग, ये सभी। तो केबल को यांत्रिक आघात से सुरक्षित रखने के लिए आर्मिंग की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मिंग। कई बार पूछ लेते हैं जो इसके अंदर जो हम कवच लगाते हैं, जो धात्विक कवच लगाया जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? उसकी सुरक्षा के लिए हम बेंडिंग करते हैं। जबकि इसमें केबल के यांत्रिक आघात से पूछा तो केबल को यांत्रिक आघात से बचाने के लिए हम आर्मिंग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, आर्मिंग। अगला क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम क्या है? यानी विस्तार रूप क्या है? एसडब्ल्यूजी, स्टैंडर्ड वायर गेज। किसमें देखो,
ए में क्या स्टैंडर्ड वायर ग्रुप नहीं, सिंपल वायर ग्रुप नहीं, स्टैंडर्ड वायर गेज सी वाला सही है। स्टैंडर्ड डी में क्या स्टैंडर्ड वायर गेट नहीं, सिंपल वायर गेज नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। यानी एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला क्वेश्चन, एक जंक्शन पर मिलने वाली धारा का गणित योग शून्य है, यह नियम है। यानी क्या है कि जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, ये किरचॉफ का धारा नियम है। यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा या संगम पर धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, यह किरचॉफ का धारा नियम है। ऑप्शन देखो, जूल का नियम नहीं, फेराडे का नियम नहीं, लेंज का नियम नहीं, किरचॉफ का धारा नियम से, किरचॉफ का वोल्ट नियम ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, किरचॉफ का धारा नियम। अगला क्वेश्चन है, एमीटर और वोल्ट मीटर की श्रेणी में आते हैं, यानी किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन देखो, रिकॉर्डिंग प्रकार नहीं, रिकॉर्डिंग प्रकार तो रिकॉर्ड करके दर्शाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी ईसीजी वो एक रिकॉर्डिंग प्रकार का उपकरण है। इंडिकेटिंग यानी संकेतांक प्रकार का सही है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है या वाट मीटर है, ये इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र है। इंटीग्रेटिंग जो ऊर्जा मीटर है वो होता है इंटीग्रेटिंग प्रकार का, स्टैंडर्ड प्रकार का नहीं, एब्सोल्यूट प्रकार का नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिकेटिंग प्रकार का। यानी एमीटर और वाट मीटर वो इंडिकेटिंग यानी संकेतांक प्रकार का मीटर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन से होगा, इंडिकेटिंग प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रकाश परिपथ में प्रयुक्त रेक्टिफायर होता है, जो इमरजेंसी लाइट होती है, इसके अंदर जो परिपथ लगाया जाता है वो किस प्रकार का रेक्टिफायर परिपथ होता है। ऑप्शन देखो, टंगर रेक्टिफायर नहीं, कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर नहीं, ब्रिज रेक्टिफायर सही है, इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर नहीं, सिलेनियम रेक्टिफायर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। आपातकालीन जो परिपथ होती है, जो इमरजेंसी लाइट हम काम में लेते हैं, इसके अंदर जो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो रेक्टिफायर परिपथ होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, ब्रिज रेक्टिफायर, यानी जो दे रखे हैं इनमें से ब्रिज रेक्टिफायर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय प्रेरक बल यानी चुंबक वाहक बल एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई क्या होती है। यानी सीजीएस प्रणाली में एमएमएफ क्या होता है कि चुंबकीय परिपथ में चुंबक को गतिमान कराने के लिए लगाया गया बल चुंबक वाहक बल, यानी चुंबक को वाहक करने के लिए यानी मोटिव कराने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो चुंबक वाहक बल कहलाता है। और चुंबक वाहक बल इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न, यानी एम्पियर टर्न होता है। जबकि सीजीएस प्रणाली में गिलबर्ट होता है, यानी सामान्यतः पूछ ले तो एम्पियर टर्न, जबकि सीजीएस प्रणाली में पूछा है इसमें तो क्या हो जाएगा, गिलबर्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिलबर्ट। किसमें है, डी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया डी, गिलबर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है। यानी इनमें से कौन सा विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं कर सकता, किस विधि से विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं कर सकते। ऑप्शन देखो, रासायनिक क्रिया से होता है, जैसे कि सेल के अंदर होता है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से भी होता है, जैसे कि जनरेटर के अंदर। दो असमान धातु के जंक्शन को गर्म करना थर्मोकपल यंत्र में काम में लेते हैं, ये विधि। तो ये भी सही है। धातु पट्टी के दोनों सिरे को रगड़ना, इसे नहीं होगा, यानी एक पट्टी कोई धातु पट्टी उसके दोनों सिरे को हम रगड़ रहे हैं तो नहीं होगा। एक सिरे को रगड़ने से तो कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पादित हो जाते हैं, जब ये दोनों सिरे को रगड़ने को कह रहा है तो नहीं, इनमें से नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर, डी, धातु पट्टी के दोनों सिरे को रगड़ना। अगला क्वेश्चन है, इसे ज्ञात करने के लिए एम्पेयर का नियम उपयोग किया जाता है। एम्पेयर का नियम क्यों प्रयोग करते हैं, कोई भी धारावाही चालक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसके लिए हम एम्पेयर का नियम काम में लेते हैं। यानी कोई भी धारावाही चालक है, उसका चुंबकीय क्षेत्र यानी उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। मान लो कोई ये चालक है, इसमें से हम धारा की प्रवाह की दिशा ये है, तो इसके अंदर जो भी चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों ओर मान लो जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम एम्पेयर का नियम काम में लेते हैं। तो देखो और इसके अलावा और कौन से लेते हैं कि कोई भी धारावाही चालक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम कौन कौन से नियम काम में लेते हैं। एक तो होता है कॉर्क स्क्रू नियम, एक दायास्त नियम, यानी दाहिने हाथ से किसी चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा में हो तो अंगुलियां उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित करेगी। और एक एम्पेयर का नियम, ये तीनों एक सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए होता है। कई बार कुंडली की ध्रुवता के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो इसके लिए हम
कौन सा नियम काम में लेते हैं? इसके लिए हम दाहिने हाथ के हथेली का नियम, जिसे हम हेलेक्स का नियम कह सकते हैं, तो हेलेक्स का नियम काम में लेते हैं, या सिरे का नियम भी कहते हैं। एक सिरे का नियम भी होता है एन ध्रुव और एस ध्रुव ज्ञात करने के लिए, तो वो अलग हो गया। तो इसमें केवल चालक के बारे में, यानी धारावाहिक एम्पियर का नियम पूछा है, तो धारावाहिक चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, चालक पर बल रेखाओं का घूर्णन दिशा नहीं, विद्युत चुम्बकीय ध्रुवों की ध्रुवणता, इस यानी विद्युत चुम्बकीय ध्रुवों की ध्रुवणता ज्ञात करने के लिए तो सिरे का नियम या दाहिने हाथ के हथेली, जिसे हम हेलेक्स का नियम कहते हैं, ये काम में लेते हैं। धारावाहिक तार पर बल रेखाओं का घूर्णन की दिशा सही है। जनरेटर में चालक की धारा की दिशा, इसे हम, इसके लिए हम फ्लेमिंग का दाईं हस्त नियम काम में लेते हैं। कंडक्टर में धारा का परिणाम मान ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, धारावाहिक तार पर बल रेखाओं की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए हम एम्पीयर का नियम प्रयोग करते हैं, सही होगा, यानी सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ की विमुक्तता के साथ परिवर्तित होती है? यानी किसी पदार्थ की विमुक्तता, जिसे हम चुंबकत्व कह सकते हैं, चुंबकीय विरोध कह सकते हैं, यानी चुंबकत्व में कमी या अधिकता भी कह सकते हैं इसे। तो किस कारण से होती है? फ्लक्स पथ की लंबाई पर प्रभावित होती है, सही है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर भी प्रभावित होती है, एमएमएफ पर भी प्रभावित होती है, पारगम्यता पर भी प्रभावित होती है। ये सभी तो उपरोक्त सभी, यानी जो दे रखे हैं इन सभी से इसके पदार्थ की चुंबकशीलता कह सकते हैं, यानी चुंबक पथ प्रभावित होता है, चुंबकीय पथ प्रभावित होता है। तो उपरोक्त सभी, ई ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केबल में एक परत जो कवच की रक्षा करती है। देखो, कवच की रक्षा के बारे में पूछा। कवच की रक्षा है जो हम, जो लेड कवर्ड करते हैं मान लो, तो यानी जो केबल में कोर में नमी पहुंचने से रोकने के लिए कवच लगाए जाते हैं। और कवच की सुरक्षा के बारे में पूछा है। यदि केबल की सुरक्षा, यानी केबल की यांत्रिक आघात से सुरक्षा के लिए तो हम जो आर्मिंग करते हैं वो होती है, और इसमें केवल यही पूछा है कि केबल के अंदर जो कवच लगाया जाता है उसकी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? उसकी सुरक्षा बेंडिंग के द्वारा की जाती है, यानी धात्विक कवच के ऊपर एक फाइबर या कागज से निर्मित एक या अन्य पदार्थ, मान लो जूट है, इनका एक परत चढ़ाई जाती है, और जिसको हम बेंडिंग कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि धात्विक जो परत होती है उसको यांत्रिक आघात या चोट या खरोंच से बचाने के लिए हम काम में लगाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंडिंग यानी संवेद, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में अर्ध तार से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी घरेलू वायरिंग में अर्ध वायर है उसका मान क्या रखा जाता है? किसका है? तांबे का तार होता है अर्थ वायरिंग, तो तांबे का जो अर्थ वायर होता है इसका माप क्या रखा जाता है? 15 एम्पियर तक के लिए 14 SWG रखा जाता है। 15 एम्पियर के लिए 14 SWG, 20 एम्पियर के लिए 12 SWG, 30 से 60 एम्पियर के लिए 10 SWG, और 100 एम्पियर के लिए 8 SWG का अर्थ वायर काम में लिया जाता है। तो सामान्यतः घरेलू परिपथ के अंदर जो लाइट एंड फैन परिपत्र होते हैं इनमें 15 एम्पियर तक की धारा मानी जाती है, तो इसके लिए 14 SWG का अर्थ वायर काम में लिया जाता है। अर्थ वायर ये तांबे का तार, तो तांबे का अर्थ वायर है, इसका गेज क्या रखा जाता है? 14 SWG। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 SWG किसमें? ई ऑप्शन में। देखो, तो राइट आंसर हो गया ई। अगला क्वेश्चन है, एक 10 SWG इलेक्ट्रोड का लगभग व्यास क्या होगा? यानी कोई चालक है जिसका गेज है 10 SWG और इसका व्यास क्या होगा? तो 10 SWG का व्यास होता है 3.251 mm, यानी 10 SWG का होता है 3.251 mm, 3.251 mm, सही है। तो ऑप्शन देखो, 0.9 mm नहीं, 1.2 mm नहीं, 3.3 mm। अब देखो 3.25 इसे हम सॉरी, तो कितना हो गया? 3.25 की जगह हम 3 भी रख सकते हैं mm, तो ये भी सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.33 mm, जबकि एक्चुअल में क्या था? 3.251 mm। तो सी ऑप्शन इसका सी होगा, 3.33 mm। अगला क्वेश्चन है, रियोस्टेट में प्रयुक्त तार सामग्री होती है, यानी रियोस्टेट में
जो तार हम काम में लेते हैं वाइंडिंग के तौर पर, यानी जो वेरिएबल प्रतिरोधक होते हैं इनको हम वाइंडिंग करते हैं, तो जो वायर काम में लिया जाता है, यानी रियोस्टेट का से क्या हो गया, वेरिएबल प्रकार का वायर वाउंड प्रतिरोधक है। इसके अंदर जो वायर काम में लेते हैं वो कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, यानी जो मान लो रजिस्टर है, इसके ऊपर हम वायर लपेटित करते हैं, वेरिएबल प्रतिरोधक है, इसे टेपिंग निकाल जाते हैं, ये अलग वेरिएबल प्रकार का है। तो ये जो तार होता है वो कांस्टेंट का होता है, कांस्टेंट निकल और तांबा का मिश्रण होता है, लाय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। किस में है देखो, बी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया बी, कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है, लोगों की सुरक्षा के लिए गे वायर यानी स्टे तार के निचले भाग को पोल से विद्युत रोधित करने के लिए निम्न में से किस प्रकार का विद्युत रोधक प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कैसे करेगा भाई, मान लो ये पोल है, ये धरातल में लगा हुआ है, मान लो इसे कोई लाइन आ रही है इधर से, अब पोल को सीधा खड़े रखने के लिए यहाँ गेट तार यानी स्टे तार लगाया जाता है। स्टे तार में यहाँ एक इंसुलेटर लगाया जाता है। सुरक्षा का ऐसे क्या हो गया भाई, तो मान लो इसके अंदर यदि लीकेज दोष हो जाए यानी इंसुलेटर में यहाँ, और ये इसके अंदर यानी लीकेज हो जाए, और ये लीकेज क्या होगा, इस स्टे तार के द्वारा धरातल में आएगा। तो भाई तो मान लो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, स्टे तार के टच कर दे तो ये लीकेज इसके शरीर में से प्रवाहित होने लग जाएगा। फलस्वरूप इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर स्टे जो इंसुलेटर है वो लगाया जाता है। तो यही कहना चाहता है ये कि ये वायर यानी स्टे वायर के निचले भाग को पोल से विद्युत रोधी, यानी इस भाग को, निचले भाग को पोल से अलग रखने के लिए जो इंसुलेटर लगाया जाता है वो कौन सा है, तो वह स्टे इंसुलेटर। इसे क्या कहेंगे, इसे स्टे इंसुलेटर कहेंगे या एग इंसुलेटर भी कहते हैं। ऑप्शन देखो, किन प्रकार इंसुलेटर नहीं, सस्पेंशन यानी डिस्क प्रकार इंसुलेटर नहीं, एग या स्टे इंसुलेटर सही है, सेकल प्रकार इंसुलेटर नहीं, पोस्ट प्रकार इंसुलेटर ये भी नहीं। क्योंकि तीन प्रकार का इंसुलेटर तो क्या होता है, जो 33 केवी तक की लाइनें सीधी जा रही है उसके अंदर लगाया जाता है। सस्पेंशन यानी डिस्क प्रकार का, जो एचटी लाइन है 33 केवी तक की जो लाइन है उसमें तो केवल घुमाव वाले बिंदुओं पर या प्रारंभिक या अंतिम वाले बिंदुओं पर लगाया जाता है। जबकि 33 केवी से ऊपर की जो लाइन होती है जैसे 132 है, 220 है, इनमें सभी जगह ये सस्पेंशन प्रकार का ही लगाया जाता है। एक या स्टे ये इनमें लगाया जाता है स्टे के साथ। सेकल प्रकार का इंसुलेटर जो एलटी लाइन होती है इसके अंदर जो प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु या घुमाव वाला जो बिंदु होता है, पोल होते हैं, वहां पे लगाया जाता है। पोस्ट प्रकार का इंसुलेटर इसको जो सर्किट ब्रेकरों के अंदर जियो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर लगाया जाता है। तो इसमें कौन सा इंसुलेटर होगा, एग या स्टे इंसुलेटर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्टता यानी कितने वोल्ट के लिए अतिरिक्त उच्च तनाव केबल प्रयोग की जाती है, यानी ईएचटी केबल की वोल्टता क्या रखी जाती है। तो केबल को जो वोल्टता के अनुसार हम वर्गीकृत करते हैं तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखो एक तो होता है एलटी केबल, लो टेंशन केबल। एलटी केबल होती है वो 1.1 केवी तक की होती है। इसके बाद होता है एचटी केबल। एचटी केबल है वो 1.1 केवी से 11 केवी तक, यानी एलटी है 1.1 केवी तक, एचटी है वो 1.1 केवी से 11 केवी तक। इसके बाद में होती है एसटी सुपर टेंशन केबल। सुपर टेंशन केबल हो गई 22 केवी व 33 केवी। इसके बाद में ईएचटी एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ईएचटी हो गई 33 केवी या 66 केवी। इसके बाद में एक्स्ट्रा सुपर एचटी यानी ईएसएचटी एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन, ये हो गई 132 केवी, 132 केवी। इसमें कौन सा पूछा है, ईएचटी एक्स्ट्रा हाई टेंशन ये पूछा है। ईएचटी केबल की वोल्टता क्या होती है, तो 33 केवी से 66
केवी। EHT की क्या हो जाएगी 33 केवी से 66 केवी। किस में देखो, ए ऑप्शन में देखो 33 से 66 सही है। बी में क्या 22 से 33 केवी। 22 से 33 कौन सी होगी, सुपर टेंशन। 1 केवी 1 केवी वाली एलटी में आएगी, 11 केवी एचटी में आएगी, 132 केवी से अधिक वो हो जाएगी एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन ESHT। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, 33 केवी से 66 केवी। अगला क्वेश्चन है, आईई नियम के अनुसार किसी सड़क पर प्रतिष्ठापित उच्च वोल्टता वाली ओवरहेड लाइन के लिए ग्राउंड क्लियरेंस से कम नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है कि कोई भी मान लो HT केबल है, कहां पर कह रहा है, सड़क पर प्रतिष्ठित, यानी सड़क को पार कर रही है और उच्च वोल्टता वाली केबल है, HT की लाइन है और जो मान लो ये सड़क है, सड़क को क्रॉसिंग कर रही है, यानी ये सड़क के ऊपर से क्रॉसिंग कर रही है। तो ये सड़क से इसके बीच की दूरी क्या होगी, यानी ये जो सड़क का ग्राउंड है और ये है, इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी होगी 20 फुट। और 20 फुट को इसमें मीटर में दे रखा है, मीटर में 6.096 मीटर। तो या तो 20 फीट में गए तो 20 फीट, या मीटर में गए तो 6.096 मीटर। इसमें देखो क्या 1 मीटर नहीं, 1.5 मीटर नहीं, 4.6 मीटर नहीं, 5.8 मीटर नहीं, 6.1 सही है। यानी 6.096, इसका से 6.1 भी कह सकते हैं, 6.1 मीटर। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ई 6.1 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, खेल के मैदान में प्रदीप्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी खेल मैदान में प्रकाश के लिए किस प्रकार के लैंप प्रयोग किया जाता है। हेलोजन लैंप, यानी कौन सा, नियॉन लैंप, हेलोजन लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप, MHPMV यानी हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, इनकेंडेसेंट लैंप। तो इसमें हेलोजन लैंप प्रयोग किया जाता है, यानी खेल मैदानों में हेलोजन लैंप प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, हेलोजन लैंप है। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।